नमस्कार मित्रों, एडुसाइट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज राजनीति शास्त्र में हम बात करेंगे दलित एवं बहुजन समाज के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु रॉय। डॉक्टर रॉय एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आइए डॉक्टर रॉय का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज इस विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू अमृत। आज हम दलित और बहुजन समाज के ऊपर में बात करेंगे। बहुत टॉपिकल है, काफ़ी चर्चा में पिछले कुछ दशकों में रहा है और जेन्युइन भी है, क्योंकि दलित का जिस तरीके से इतिहास में शोषण हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि ये 15% आबादी अगर पूरे भारत की देखी जाए तो इस पर एक चर्चा हो और एकेडमिक डिस्कोर्स समझने की कोशिश इसको हो। दलित शब्द संस्कृत का शब्द है, दलन से आया है, दलन का डेराइवेटिव है और जिसका मतलब होता है ट्रैम्पल अपॉन, सप्रेस करना यानी कुचलना, दबाना। तो इस ऐसे यहाँ से ये दलित शब्द बना है। इसका राजनैतिक इस्तेमाल 1929-30 में मराठी अखबार बॉम्बे में दलित बंधु निकलते थे, वहाँ से शुरू हुआ। जब इसका पॉलिटिकल यूज जिसे हम कहते हैं वहाँ पे और नॉर्थ इंडिया में खासकर 1967 के बाद से जब वाटरशेड इलेक्शन था स्टेट असेंबलीज में, बहुत सारे राज्यों के अंदर सरकारें बदली थीं और कांग्रेस हार गई थी चुनाव, तो उसके बाद से यानी कि 70 के दशक से इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ है। पहले महाराष्ट्र में ये ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरे भारत में दलित शब्द का इस्तेमाल होने लगा। अंबेडकर के समय में ये डिप्रेस्ड क्लासेस कहलाते थे और उन्होंने फ्रिक्वेंटली इस शब्द का डिप्रेस्ड क्लासेस का इस्तेमाल किया है। गांधी जी इसका हरिजन इस्तेमाल करते थे इस सेक्शन के लिए, समाज के इस दबे कुचले सेक्शन के लिए। हरिजन शब्द उनका, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनका खुद का कॉइन किया हुआ शब्द है दलितों के लिए या इस अनटचेबल्स के लिए, बट ये नरसिंह मेहता थे गुजरात में, सेंट पोइट्स जो थे 15वीं शताब्दी में, तो नरसिंह मेहता ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था आंध्रा की देवदासियों के बच्चों के लिए। और वहाँ से गांधी जी ने ये शब्द को पिकअप किया और पॉपुलराइज किया हरिजन, जिसे आज हम दलित कहते हैं, उस समाज के लिए जिसको ट्रैम्पल्ड अपॉन, दलन संस्कृत के अंदर, टू सप्रेस, दबा कुचला, ये सेक्शन रहा है समाज का। तो ये इसके बदलते शब्दों के का इस्तेमाल बदलता रहा है। इसके मतलब भी कैसे ये इवॉल्व हुआ, जो दूसरा पहलू है इसका, कि कैसे ये विकास इसका हो रहा, क्यों एमर्ज किया, कैसे एमर्ज किया, ये एक महत्वपूर्ण है जिस पे हम चर्चा करेंगे इस सेक्शन के अंदर में। बेसिकली आयरन के डेवलपमेंट के बाद से, यानी बुद्ध के समय के पहले से हम देख रहे हैं कि जब आयरन का कल्टीवेशन में इस्तेमाल शुरू होता है तो एक सेक्शन, रिजर्व सेक्शन लेबर का जरूरत पड़ता है खेती के लिए। जंगल कटने हैं, खेती हो रही है और उस बढ़ते खेती के लिए हमें लेबर की, समाज को लेबर की जरूरत पड़ती है। वैसे केस में हमने देखा है कि लेबर को कैसे क्रिएट किया जाए खेतों में डालने के लिए। तो एक ये इकोनॉमिक कैटेगरी है जिसे लोहिया ने भी कहा था इमोबाइल क्लास, यानी कि एक ऐसे, ये सारी जो सांस्कृतिक पहलुएं हैं छुआछूत वगैरह की, ये तो बाद में आई थी। प्राइमरली एन इकोनॉमिक कैटेगरी, जो दलित कॉन्सेप्ट बाद में एज ए डिस्कोर्स में भी उभरा, लोग उसमें बहुत से रिचुअल्स, कर्मकांड वगैरह सारी चीज़ें आने लगी, अनटचेबिलिटी वगैरह की। बट प्राइमरली एक अर्थव्यवस्था के केस में, खेती के सिलसिले में ये
वर्ग का क्रिएशन हुआ था। क्रिएशन इन द सेंस कि धीरे धीरे शताब्दियों में इवॉल्व किया था बुद्ध के पहले। और फिर देखते हैं कि बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने इस पहलू को उठाया। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि, और जैसा पिछले लेक्चर्स में भी हमने कहा है, अपने दूसरे लेक्चर्स में भी, दूसरे थीम्स के ऊपर में भी, जिसमें ये शब्द और ये वर्ग विशेष थीम्स के ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं कि स्लेव से या सर्व से हमारे यहाँ जो दलित की स्थिति थी भिन्न थी। लेबर जरूर था, ये बंधुआ मजदूर भी नहीं था, ये स्लेव्स भी नहीं था, और ये बॉन्डेड लेबर जिसे कहते हैं या सर्फ कहते हैं। यूरोप के अंदर सर्फ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, हकीकत में प्रैक्टिस में भी वो भी ये चीज़ नहीं है। ये अनफ्री लेबर है, अटैच्ड लेबर है, जो खेतीहर परिवार थे गांव के अंदर में। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, जरूरी नहीं है कि वो अपर कास्ट हो, जिसे हम वर्ण कहते हैं, या जातियां अपर कास्ट की। हर क्षेत्र में अलग अलग अपर कास्ट की जातियां रही हैं। तो जो शक्तिशाली जातियां थीं, जिनके पास जमीन होती थी, ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि जिनके पास जमीन होती थी, जिन जातियों के पास, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियां थीं जिनके पास जमीन होती थी, उनके साथ ये समाज का सेक्शन एज ए लेबर अटैच्ड होता था उन परिवारों के साथ। परिस्थितिवश और समय के साथ ये हेरिडिटरी हो गया। शुरू में ये नहीं था, कोशिश की गई इसे रिजर्व बनाने की, और फिर ये इसको हेरिडिटरी जामा पहनाने की, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, और फिर उस पर अलग अलग अनक्लीन या फिर अनटचेबल इस तरीके से जो कर्मकांड, रिचुअल्स वगैरह इसके साथ जुड़े, वो तो बाद में जुड़े थे। शुरुआती वर्षों में जब से खेती का चलन हुआ, खेती मतलब खासकर तेजी से चलन हुआ था, और आयरन के डिस्कवरी के साथ और उसके यूज के साथ, खासकर जो आज की तारीख में यूपी बिहार का बेल्ट है, यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं पहला सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का जन्म होता है, मगध साम्राज्य का जन्म होता है, उस क्षेत्र में। और जो हिस्टोरियंस हैं एंशिएंट इंडिया पे जिन्होंने काम किया है, उनमें एक सहमति है कि इस तरीके से दलित, जिसे आज हम दलित कहते हैं, जो एक इकोनॉमिक कैटेगरी है, उसका जन्म होता है। ब्रिटिश के आने के पहले जो उनकी स्थिति थी विभिन्न शताब्दियों के अंदर में, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और भारत में एक चीज़ ऐसा देखा जाएगा कि कंटिन्यूटी, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा रहा है रादर दैन सिविलाइजेशनल रप्चर, जैसे कि यूरोप के अंदर में रहा है। जिस तरीके की क्रांतियाँ हुई हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है ग्रेको रोमन सिविलाइजेशंस में, और मिडिवल यूरोप के अंदर और आधुनिक यूरोप का जिस तरीके से विकास हो रहा है 16वीं 17वीं शताब्दी में, उस तरीके के रप्चर्स भारत की सभ्यता में नहीं हुए हैं। और उसका एक झलक हम देखते हैं दलित के ऊपर में, जिसे हम डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे 1920s 30s में। अम्बेडकर ये शब्द का इस्तेमाल करते थे, हरिजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, और बाद में दलित शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। हरिजन शब्द अब गौण हो गया है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश के आने के पहले तक जो 2000 साल का रफली बुद्ध से लेके 1757 18वीं शताब्दी तक का जो पीरियड रहा है, उसमें हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी ज़्यादा रही है। और ये अपने आप में दिखाता है दलित का एग्जिस्टेंस, कि भारतीय सभ्यता में, जैसा मैंने कहा कि कंटिन्यूटी रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी स्थिति स्लेव्स की तरह थी। गरीबी थी, शोषण होता था, अनटचेबिलिटी भी थी, लेकिन उनका परिवार होता था, उनके अपने जानवर होते थे। कुछ क्षेत्रों में, ये कोई यूनिवर्सल पूरे भारत के अंदर एक स्टैंडर्ड पैमाना या पैरामीटर्स नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस रहे हैं। तो उनके जानवर होते थे, उनकी अपनी ज़मीन भी होती थी। हर क्षेत्र के अंदर में, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में एक
क्षेत्र में जैसा व्यवहार होता था वैसा नहीं होता था। एक डिफरेंस था उसमें, सांस्कृतिक डिफरेंस भी था और इकोनॉमिक डिफरेंस भी था। अब जैसे कि अगर हम महार जाति को लें महाराष्ट्र के अंदर में, वहां पे उनकी स्थिति शिवाजी के भी टाइम में वो फौज में होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में वो फौज में होते थे और उनकी स्थिति अच्छी थी। फौज में उनको सैलरी मिलती थी उस जमाने में। यानी कि अंबेडकर के अगर हम फादर की सैलरी देखें जो सूबेदार मेजर की थी तो 150 रुपये की थी सैलरी उस जमाने में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लिश माध्यम से एडुकेशन बच्चों के लिए कंपलसरी था और जो फौज में लगते थे उनके लिए शाम के क्लासेस होते थे, वो कंपलसरी था, अनिवार्य था। 1857 के बाद इन चीजों पे धीरे धीरे कम हो गया या रेलिगेटेड इनटू द बैकग्राउंड और जातियों के आधार पे इस तरीके से 1891, 92, 93 के बाद से धीरे धीरे ये चीजें कम हुई थी। तो 1757 यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के आने के पहले तक और बुद्ध के समय से परिवर्तन हुए हैं, लेकिन दलित एज ए सेक्शन, समाज का एक सेक्शन जो अनटचेबल सेक्शन था, ये एग्जिस्ट किया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने इनके ऊपर, समाज सुधार के ऊपर में इनकी स्थिति बेहतर करने के लिए भी टाइम टू टाइम काम किए हैं और ये सीरीज रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी जहाँ से अंबेडकर आते थे, 12वीं 13वीं शताब्दी से सीरीज ऑफ महिलाएं सेंट पोएटेस हुई हैं। ये अपने आप में एक दर्शाता है इंडिविजुअल फ्रीडम हमारे यहाँ कितना था, ये सारे चीज़ें होने के बावजूद भी। यानी कि समाज के अंदर एक 15% हिस्सा, अगर आज के हिसाब से लें 16% हिस्सा, जिसे हम दलित कहते हैं, जिसे अनटचेबल्स कहते हैं, इसके बावजूद भी इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता काफ़ी हद तक थी। सर्व से कंपेयर करना या स्लेव से कंपेयर करना, जैसा मैंने कहा और अब रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं था। अब आते हैं ब्रिटिश ज़माने की बात करते हैं, क्या चेंज हुए हैं, जिसे हम कॉलोनियल कैपिटलिज्म कहते हैं। ब्रिटिश हुकूमत कॉलोनियल कैपिटलिज्म था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था थी जो बाहर से आई थी, औपनिवेशिक स्वरूप में थी। औपनिवेशिक पूंजीवाद हम जिसे कह सकते हैं, जिसका सही शब्द होगा इस्तेमाल अगर किया जाए तो। इन्होंने रैयतवारी के माध्यम से जो लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे, दूसरा शहरीकरण के माध्यम से जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, तीसरा औद्योगिकरण के माध्यम से जिस तरीके से आधुनिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इस देश में, शुरू हुआ धीरे धीरे किस्तों में ही सही, खासकर 1853 के बाद से जो रेलवे आया था, विच वॉज द मोटर फोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, औद्योगिकरण का एक मोटर फोर्स कहा जाता है, एक आधारशिला उसने रखी थी। उसके बाद से और जो आधुनिक इंडस्ट्रीज आई, जूट की आई, फिर टेक्सटाइल्स आए, इसमें जिस तरीके से आधुनिक लेबर फोर्स काम किया, तो ब्रिटिश के आने के बाद से, यानी औपनिवेशिक पूंजीवाद के आने के बाद से इस देश में दलितों की स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन आना शुरू हुआ। दूसरा एक परिवर्तन हम देख रहे हैं कि पेशवा ने जिस तरीके से दलितों के साथ ट्रीट किया था, उसका भी असर ये हुआ था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो फौज के रिक्रूटमेंट में दलित जातियों का, खासकर महाराष्ट्र में और साउथ में, दोनों प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी काफ़ी रिक्रूटमेंट हुए थे। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि उन्हें तनख्वाह मिल रही है, शरीर पे कपड़े हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिल रही है, फौज में रिक्रूटमेंट के बाद भी और उनके बच्चों को भी। तो इकोनॉमिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, फौज से बाहर निकलने के बाद जो समाज के अंदर अनटचेबिलिटी थी वो बरकरार रही। ऑफ कोर्स 1757 के पहले, ब्रिटिश हुकूमत के आने के पहले और ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद दोनों में परिवर्तन हुआ था, छुआछूत के भी मसले पे, मुद्दों पे, क्योंकि एक नई यूनिवर्सिटीज आने शुरू हुई थी, नए कॉलेजेस आने शुरू हुए थे, नए शिक्षा के माध्यम आने शुरू हुए थे।
सरकारी स्कूल्स ने बने थे जिसमें उनके एडमिशन्स होते थे दलित के बच्चों को। हालांकि हर चीज़ के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था और महात्मा फूले ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया था। जो हंटर कमीशन बना था उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, फ्री और कंपलसरी शिक्षा की मांग की थी। इन चीज़ों का असर ये पड़ा था कि दलितों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने शुरू किए थे, शिक्षा के अंदर आना शुरू किए थे। और इसी सब स्ट्रगल का और अपॉर्चुनिटीज़ का नतीजा हम देख रहे हैं कि अंबेडकर की शिक्षा हुई उस ज़माने में, बीए की डिग्री उन्होंने हासिल की बॉम्बे से, और फिर फेलोशिप पे 11 महीने 11 पाउंड उन्हें पर महीने फेलोशिप मिलता था। उसके बेसिस पे वो अमेरिका गए थे। यानी कि अगर शिक्षा नहीं होता तो वो नहीं जा पाते, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती। और जिस तरीके की किताब गुलामगिरी महात्मा फूले ने लिखी थी, अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती, ये परिवर्तन नहीं आते, तो उनकी ये किताबें नहीं आती। समाज सुधार जिस तरीके से शुरू हुआ था, राजा राम मोहन राय ने बंगाल में शुरू किया था और बाकी क्षेत्रों में फिर शुरुआत हुए थे, तो पूंजीवाद ने औपनिवेशिक फॉर्म में ही सही बहुत सारे समाज के फ्रंट पे परिवर्तन के लिए कोशिशें की थी। और उसमें एक तो कॉन्शियस डिसीजन था जिसे हम सांस्कृतिक या राजनीतिक कह सकते हैं, और दूसरा जो अर्थ के स्तर पे होता है, जैसे कि औद्योगिकरण का मुद्दा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेल के अंदर में जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, आधुनिक जो ढाबे थे जिसमें खान पान चल रहा था, जो आधुनिक स्कूल्स थे जिसमें एंट्री हो रही थी दलितों की या उन्हें शिक्षा मिल रही थी, इन सारे चीज़ों ने सोच में परिवर्तन किया था। पढ़ के आने के बाद अंबेडकर ने खुद जिस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में महाराष्ट्र के, बॉम्बे के, और फिर देश के अंदर जब हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, फिर उसके अंदर जो उनकी भूमिका रही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये उनकी जबरदस्त भूमिका रही थी। और उसके उन माध्यमों से दलितों की स्थिति काफी बेहतर हुई। एक नतीजा ये देखते हैं कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म किया अनटचेबिलिटी को, जाति व्यवस्था को जिस तरीके से खत्म की और अफर्मेटिव मेजर शुरू किए रिजर्वेशन करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और आजाद भारत में सरकार ने जिस तरीके से इसे शेड्यूल कास्ट कहा, यानी कि वो कास्ट जो शेड्यूल था, जिसके लिए अफर्मेटिव मेजर्स लिए गए, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा के अंदर जिस तरीके से उन्हें रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स दिए गए, यानी कॉन्शस समाज के लेवल पे पॉलिटिकल, उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। हाँ ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म किया गया, लेकिन उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, उनके अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस हुए, सरकारी नौकरियों में उनके जिस तरीके से रिजर्वेशंस मिले, शिक्षा के स्तर पे जिस तरीके से उन्हें प्रमोशन दिया गया, ये एक सारे सकारात्मक कदम थे। बेस्ट ये होता जो अंबेडकर ने सुझाव दिया था, और उसके पहले भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले भी, कि जमीनी का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, ये एक सुझाव था। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को नेशनलाइजेशन अगर हो जाए, उसके पर्पस ये था क्योंकि सोशल मूवमेंट्स के भी दरमियान 1920-30 में, और जब वो एडुकेट कर रहे थे अपने जातियों को, खासकर दलित जातियों को, तो वो बार बार जोड़ रहे थे एडुकेशन के ऊपर में और ओनरशिप ऑफ लैंड के ऊपर में, कि कल्टीवेटर, क्योंकि उनकी महाराष्ट्र के अंदर जो पनवेल का एरिया है, रत्नागिरी का एरिया है, उसमें जो महार की स्थिति थी, वो सुबह में जूठी रोटियों घर से कलेक्ट करते थे, बासी रोटियां जो होती थी। इस चीज को चेंज करने के लिए
उन्होंने कहा कि तुम खुद खेती करो, खेतीहर बनो, रादर देन डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दूसरे पे निर्भर रहने के बजाय खाने के टुकड़े के लिए, वो भी बासी और जूठे, आप खुद खेती करो, खुद उत्पादन करो। ऐसी परिस्थिति में ये सारी जो 1918-1920 से जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा, और उधर साउथ में हम देखते हैं कि जस्टिस पार्टी जो बननी शुरू हुई थी, तो एक कॉन्शियस पॉलिटिकल डिसीजन, मूवमेंट और फिर टेक्नोलॉजी, औद्योगिकरण, ये सारे ने मिलके 1946, 47, 48 आते आते संविधान सभा के अंदर जो संविधान बना रहे थे, उनके अंदर एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी चेतना भरी कि लोगों को लगने लगा कि अब समय आ गया है जब दलितों के लिए जो छुआछूत की परंपरा है इसको खत्म किया जाए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाए, और अलग से स्पेशल मेजर्स जो बाद में हुए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट कमीशन बना, या कुछ राज्यों के अंदर शेड्यूल कास्ट थाने की स्थापना हुई कि इनकेस अभी भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको खत्म किया जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चर्चा चली थी, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसे आज हम कह रहे हैं, बेसिकली शुरू में जब प्रपोजल आया था तो वो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा था। यानी जो आज हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कह रहे हैं, राज्य के नीति निर्देश और मौलिक अधिकार, जो अलग अलग दो चीजें हैं, एक जस्टिसिएबल, एक नॉन जस्टिसिएबल। यानी कि नॉन जस्टिसिएबल चीज के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बट मौलिक अधिकार के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब पहली दफे लाया गया था तो ये एक पार्ट का हिस्सा था, यानी कि जिसे आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, वो मौलिक अधिकार का हिस्सा होने जा रहा था। लेकिन प्रैक्टिस में लागू करने की समस्या आने पे, या फाइनेंशियल मुद्दे पे, इस तरीके के मुद्दे थे। इन समस्याओं को देखते हुए, और 47 में जिस तरीके से राष्ट्र के सामने दूसरी समस्या थी, भारतीय राज्यों के सामने दूसरी समस्या थी, उन सारी समस्याओं को देखते हुए इस मौलिक अधिकार के दो हिस्से किए गए। एक जो पॉलिटिकल राइट्स हुआ, उसको तो मौलिक अधिकार का जामा दिया गया, फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन जो इकोनॉमिक राइट्स थे, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट में फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा होना था, उसे सेपरेट करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किया गया। अंबेडकर रिजर्वेशंस ऐसा सच नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक तरह की बैसाखी है किसी भी समाज के विकास के लिए। स्वतः विकास हो वो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे केस में जब ये एक वन टाइम मेजर के तौर पे इन्होंने 10 साल के लिए रिजर्वेशन स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जिस समय आप रिजर्व कैटेगरी कहते हैं, रिजर्वेशन की मांग करते हैं, तो समाज में यह जाति व्यवस्था बनी रहती है, खत्म नहीं होती है। एडमिशंस में जब बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में, तो जिस तरीके से वो इस चीज को छुपाना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स को, यह अपने आप में शो करता है कि जो वर्तमान समय है, आधुनिक पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी आ रही है, यह जाति व्यवस्था को नहीं मानने पे या खत्म करना चाहती है। बट जो सुविधा है शिक्षा की, जिसको सबको जरूरत है, किसी भी गरीब बच्चे को, और जो मेरिटोरियस बच्चा है, उस सबको शिक्षा की जरूरत है, फ्री हेल्थ की जरूरत है, फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, जो महात्मा फूले ने 1880-84 से शुरू किया था, और अभी तक उस हिसाब से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आजाद भारत में भी 70 साल के बाद ये चीजें उस तरीके से नहीं लागू की जा रही हैं। तो 1947 में इस परिस्थिति को सोचा जा सकता था कि यह मुश्किल था लागू करना, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेपरेट किया गया था। जो इसका तीसरा पहलू है दलित समाज का,
कि पॉलिटिकल यूज कास्ट का, हालांकि अब तो इलेक्शन कमीशन ने या दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने इस तरीके के ओपनली कास्ट को प्रोफेस करना और कास्ट के नाम पे वोट मांगना, इस पे एक लगाम लगाया है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने कास्ट को यूज किया है इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, यह समाज, सेक्युलर समाज के लिए, एक प्रगतिशील समाज के लिए आज के आधुनिक युग में बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एजेंडा वोट लेना होता है, विकास नहीं होता है। हम दूसरे सेक्शन में जब बहुजन समाज की बात करेंगे और फिर एक तुलना करेंगे कि व्हाई द दलित एंड द बहुजन समाज कबीर को नहीं मान रहे हैं, उस तरीके से उनके आइकन नहीं बन पाए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस ने कबीर को आइकन नहीं बनाया है, इस पे भी चर्चा करेंगे सेकंड सेक्शन में। लेकिन फिलहाल दलित के ऊपर में भी हम देखते हैं कबीर आइकन नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि दलित किसी जाति, वर्ग, इस तरीके के मुद्दे को नहीं मान रहे थे। उन्होंने जो अटोपिया क्रिएट कर रखा था बेगमपुरा का, और यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अंबेडकर के 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले। बुद्ध के ऊपर में उन्होंने अपने डेथ के पहले बुद्ध और धम्म लिखा था, महात्मा फुले के ऊपर लिखे थे, बुद्ध के ऊपर लिखा, लेकिन कबीर के ऊपर में अंबेडकर ने कभी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बुद्ध ने भी कभी खुद नहीं लिखा था, कबीर ने भी खुद अपने नहीं लिखा था। शायद बुद्ध के समय लिपि नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, ट्राइबल चीफ के बेटे तो थे, और कबीर इलिटरेट थे इसलिए शायद खुद नहीं लिखा। और इन दोनों के मरने के 75-100 साल के बाद लोगों ने इनकी वाणियों को कंपाइल किया। बट कबीर के पीछे न लिखने का अंबेडकर का कारण समझ में न आने वाली बात है। क्यों दलित जातियां, राजनीतिक दल कबीर की चिंता कर रहे हैं? इस मुद्दे पे व्यवहार ज्यादा डिटेल में हम सेकंड सेक्शन में आएंगे जब हम बहुजन समाज की बात करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज की भी शुरुआत 1948 में 25 अप्रैल को अंबेडकर ने लखनऊ भाषण में इंडिकेट किया था। दलित के मुद्दे पे उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया, हिंदू कोड बिल पे किया। ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो सॉल्व हो सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 50 से 56 के बीच में संविधान लागू होने के बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा था। उसके पीछे की स्थिति देखनी होगी तो ऐसा आता है कि समाज, भारतीय समाज कभी उस तरीके से क्रांतिकारी नहीं था जहां एक छोटे से समय में हम देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन होता है। स्लो चेंजिंग सोसाइटी रहा है, इसलिए आजाद भारत में भी दलितों की स्थिति में परिवर्तन होने में समय लग रहा था, और जो अंबेडकर के लिए असहनीय हो गया था। इसके साथ ही ये सेक्शन हम क्लोज करते हैं और हम अगले सेक्शन बहुजन समाज और फिर कबीर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।
सेक्शन में हम बहुजन समाज की चर्चा करेंगे। पिछले सेक्शन में हमने दलित के ऊपर में चर्चा की थी। दोनों में अंतर है, इसलिए दलित और बहुजन समाज इस टॉपिक का नाम, इस थीम का नाम है। क्या अंतर है, क्या समानता है, अगर कोई समानता है तो यह हम देखेंगे। और फिर जैसा मैंने पिछले सेक्शन में कहा था, कबीर की चर्चा करेंगे कि क्यों ये जातियों का मतलब है जो पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं इलेक्टोरल पर्पस से, वो कबीर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। कबीर इन जातियों में तो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल यूज हो रहा है इलेक्टोरल पर्पसेस से, वो कबीर का भी इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम बहुजन समाज से। 1948 में 25 अप्रैल को अंबेडकर ने इसकी चर्चा की थी लखनऊ में भाषण के दरमियान में। कोई प्रिपेयर्ड टेक्स्ट उनका नहीं था, इतने पढ़े लिखे थे, बहुत मेजर टोन में बोलते थे। तो उन्होंने चर्चा की थी, एक पॉसिबिलिटी की बात की थी जो बहुजन समाज होता है, यानी कि जिसमें दलित और जिसमें ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, ये दोनों मिलके पॉसिबिलिटी है कि वो राजनीति में, सत्ता में आए। और जो व्यवहार में, प्रैक्टिस में जिसे कहा जाता था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, यानी कि अपर कास्ट का दबदबा है, इसको चैलेंज करें, इसको परिवर्तन करें। यह कोई क्रांतिकारी कदम नहीं होगा, यह इलेक्टोरल पर्पस से मेथड से सर्व होगा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से के माध्यम से होगा, यानी इलेक्टोरल मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड पॉलिटिकल मेथड्स। यह कोई हिंसा या क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन की बात या ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट, यानी राज सत्ता को उखाड़ फेंकना, इस तरीके के माध्यम की चर्चा नहीं थी। हाँ, एक संभावना उन्होंने जरूर इंडिकेट की थी, जैसा मैंने कहा 1948 का 25 अप्रैल का जो लखनऊ में भाषण था। इसकी चर्चा क्यों हो रही थी? क्योंकि अखबारों ने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनके इस भाषण को पेश किया था, और ये खबर नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई, इन दोनों के कानों में पहुंची थी। और उन्होंने कहा था कि आपने ऐसा क्या सरकार में रहते हुए बोल दिया है जिससे ये अखबार वाले इस तरह का। हालांकि पटेल ने कहा था कि आपने ऐसा कुछ कहा नहीं होगा। उसके रिप्लाई में फिर अंबेडकर ने जवाब दिया था कि हमने ऐसा इन 3-4 मुद्दों पे बात की थी, और उसमें एक ये भी मुद्दा था बहुजन समाज का, कि अगर बहुजन समाज साथ में आता है इलेक्टोरली, तो ये संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है वो ओवरथ्रो हो, उसमें परिवर्तन हो। और जो हम बाद में देख रहे हैं कि 8 साल बाद 56 में उन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे के ऊपर में त्यागपत्र दिया था कैबिनेट से, और फिर और भी सारे मुद्दे को उठाया था, धर्म परिवर्तन किया था। वो इतने परेशान या बेचैन हो गए थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि हिंदू जाति में रह के, हिंदू धर्म में रह के वो समाज परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बाहर से चेंज या स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। उनके डेथ के बाद से 1972-73 में यह पहली दफे एज ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट कांशीराम जी ने शुरू किया था बहुजन समाज का। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा सा यह एक फीलिंग था, बट बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के बाहर यह सोच नहीं थी कि जो दूसरी जातियां हैं, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट्स कहते हैं, प्लस इंडियन कन्वर्ट्स इनटू माइनॉरिटी रिलीजन्स, यानी कि इस बहुजन समाज के 4 हिस्से होंगे: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज और इंडियन कन्वर्ट्स इनटू द माइनॉरिटी रिलीजन, खासकर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। और जो इंडिक रिलीजन है
सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये दो पर्टिकुलर में, जैनिज्म नहीं, ये सारे मिलके बहुजन समाज यानी कि मेजॉरिटी 85% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, जो 85% भारत की आबादी है, ये बहुजन समाज हैं। और अगर इन्हें मोबिलाइज किया जाए इलेक्टोरली, चुनाव में पार्टी ऐसी बनाई जाए, संगठन ऐसा बनाया जाए, तो जो वर्तमान में ब्राह्मणिकल सिस्टम है, यानी जिसमें अपर कास्ट डोमिनेट करता है, उनकी ये सोच थी 60-70 के दशक में। वैसे केस में हम इस सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और जो दबी कुची जातियां हैं, दलित जातियां हैं या दूसरी अदर बैकवर्ड कास्ट जातियां हैं, जिसे मंडल जातियां कहा जा सकता है, 89-90 के बाद से जिसे मंडल जातियां कहा जाता है, ये सत्ता में आ सकते हैं। और इस सोच के तहत 1972-73 में दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसके नेता कांशीराम जी थे, और वहां से ये फिर एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में ये चला। इसमें कोई समाज सुधार की बात नहीं थी। जिस तरीके से अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी अपनी जातियों के अंदर, और पॉलिटिकल स्ट्रगल भी था, यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज में जातियों के अंदर सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। जो बात हो रही है वो पॉलिटिकल एजेंडा है, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इलेक्टोरल माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सत्ता के गलियारे में आने का या सत्ता सीज करने का। और जो ये कांग्रेस का उस समय तक दबदबा था, जो धीरे धीरे 67 के बाद से खत्म होना शुरू हुआ था, पहले राज्यों में और फिर 89 आते आते 22 सालों के अंदर केंद्र से भी एज ए डोमिनेंट पार्टी उनका सफाया हो गया। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट उनके दिमाग में चल रहा था कि कांग्रेस के माध्यम से ये अपर कास्ट जो हैं ये सत्ता में हैं। और जमींदारी एबॉलिशन होने के बाद से भी संपत्ति के मसले पे प्रशासन में ये सारे अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, हु आर नॉट फेवरेबल टू द दलित, क्योंकि जो कानून लागू करना होता है वो प्रशासन लागू करता है और प्रशासन के अंदर में अपर कास्ट के लोग हैं। ऐसे केस में कानून को दलितों के लिए, बहुजन समाज के फायदे के लिए लागू करना संभव नहीं होगा। तो ये उनकी सोच थी और इस सोच के माध्यम से उन्होंने संगठन खड़ा करना शुरू किया। 3 मुख्य संगठन बनाए थे। एक उनका संगठन था बामसेफ का, और बाद में यह फिर धीरे धीरे 1982-84 के दरमियान ये बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बीएसपी कहते हैं, उसमें आके ये परिवर्तित हुआ। सत्ता में भी रही बहुजन समाज पार्टी। इलेक्टोरल आज की तारीख में ये हाशिए पे है पार्टी, बट इसकी चर्चा हम कम, जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उस मुद्दे पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और फोकस करेंगे। बहुजन समाज में और दलितों के अंदर भी जो एक मुद्दा नहीं उठाया जाता है, जिसे गौण कर दिया जाता है या ओवरलुक कर दिया जाता है, वो है कि जिसे आज हम एक दलित ब्लॉक कहते हैं, इसमें जातियों का समूह है। यह कोई एक जाति दलित नहीं है, और इन जातियों के समूह में आपस में अनटचेबिलिटी है, एक दूसरे से छुआछूत है। यानी कि छुआछूत केवल अपर कास्ट से ही नहीं है, जो भी अपर कास्ट हो जिस क्षेत्र में, और जैसा मैंने कहा था पिछले सेक्शन में कि हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग अपर कास्ट की जातियां हैं जिनके पास जमीन है, सत्ता है, संपत्ति है। हां, उसमें कुछ जातियां कॉमन हो सकती हैं, जैसे ब्राह्मण हम कह सकते हैं, या और भी दूसरी जातियां जो क्षेत्रीय जातियां हैं वो हो सकती हैं, जिसमें बहुत वाइड वेरिएशंस। तो केवल अनटचेबिलिटी ब्राह्मण के साथ ही नहीं है। इन जातियों में, जिसे आज हम दलित जातियां कहते हैं,
इनके अंदर जबरदस्त अनटचेबिलिटी है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में शादियां नहीं होती हैं, खान पान नहीं है, व्यवहार नहीं है, और ये अभी तक चला रहा है। तो जो सोशल रिफॉर्म्स का मुद्दा अंबेडकर ने या दूसरे लोगों ने अपनी जातियों के अंदर भी शुरू किया था, जैसा आज मैंने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि महार जाति के अंदर उन्होंने कहा कि कल्टीवेटर्स बनो, शिक्षित हो, सुबह सुबह घरों में जा जा के रोटी मांगना, बासी रोटी, इसके बजाय खुद अपने पैरों पे खड़े हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रगल करो। तो ये सोशल रिफॉर्म्स के बजाय हम देख रहे हैं कि 70 के दशक से और 67 का जो इलेक्शन था जबरदस्त बूस्ट दिया इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को कि एक संभावना है कि कांग्रेस को और कांग्रेस में जो अपर कास्ट के लोग डोमिनेट कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंका जाए। और 70 के दशक से फिर हम देख रहे हैं कि हरिजन शब्द धीरे धीरे गौण होता चला गया, दलित शब्द ज्यादा प्रचलन में आया, लेकिन दलित जातियों के अंदर जो आपस की अनटचेबिलिटी थी, उस सोशल रिफॉर्म्स भी गौण हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, और ये एक ब्लॉक हो गया दलित वर्सेस अपर कास्ट। इस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डेलिब्रेट डिजाइन के तहत एक प्लान वे में क्रिएट की गई, कोशिश की गई इसे ब्लॉक बना के खड़ा करने की, ताकि इलेक्टोरली यानी चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सके और फायदा लिया जा सके। और फिर ऐसे डिजाइन के साथ, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के साथ बाकी दूसरी पार्टियां भी जुड़ती चली गई, और फिर जाति के टुकड़े और जाति का इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए करने लगे। कोलिशन पॉलिटिक्स हुआ। उस कोलिशन पॉलिटिक्स में खासकर अगर हम दो राज्यों की चर्चा करें, केरल और तमिलनाडु की, वहां देख रहे हैं कि हर जाति की एक पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि जातियों का भी इतना फ्रेगमेंटेशन हो गया, इतनी टूट हो गई कि उसका बहुत ज्यादा फायदा राजनीतिक तौर पे भी जो एक आइडिया था बहुजन समाज के माध्यम से बिल्डअप करने का, यानी पॉलिटिकल चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ नॉट ओनली द इकोनॉमिक डोमिनेंस, केवल राजनीतिक दबदबा नहीं, आर्थिक दबदबा को भी जो चैलेंज करने का माध्यम था, कोशिश की गई थी उसको खत्म करने के लिए, वो उसमें बहुत सफलता इन राजनीतिक दलों को नहीं मिली। हां, दूसरी तरफ हम जरूर देखते हैं कि बाजार के आने से और खासकर पिछले 25-30 सालों में बाजार के आने से, अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से, और धीरे धीरे सरकारी नौकरियों में प्रशासन के अंदर दलितों के आने से, रिजर्वेशन के माध्यम से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के आने से, और अब 95-96 के बाद से जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी का, इसके आने से जो कानून को लागू करने में बाधाएं आ रही थीं 50 के दशक में, 60 के दशक में, वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया। यानी कि पिछले करीब 65-70 सालों में सब्सटैंटिवली इतने जबरदस्त चेंज आए हैं कि प्रशासन के अंदर, सरकारी नौकरियों में और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में करीब करीब 50% रिजर्वेशन जाति के आधार पर हो गया है। इसका फॉल आउट जिसे हम कहते हैं, जो नकारात्मक पक्ष रहा है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन माइंड्स, उसको चेक कर रहा है ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से आधुनिक राष्ट्र के बिल्डिंग में, नेशन के बिल्डिंग में कानून की भूमिका होती है या होनी चाहिए, उसको काउंटर कर रहा है कास्ट का रिजर्वेशन। जो होना चाहिए वो ये कि हर गरीब बच्चे को
गरीब परिवार को आरक्षण या मेरिट के आधार पर उन्हें सहूलियतें मिलनी चाहिए जो दूसरे विकसित देशों में है। फाइनेंशियल मेरिट है, उसके पास दिमाग है, तो फाइनेंशियली सरकार उसे हेल्प करे, सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे। उसके बजाय केवल जाति के आधार पे या और जो मांग आ रही है धर्म के आधार पे, और ये अलग अलग जो इवन इंडिक रिलीजन्स हैं, दलित बुद्धिस्ट, दलित क्रिश्चियंस, दलित मुस्लिम्स, और भारत के अंदर जो भी धर्म हुआ, दलित सिख, उसमें हम एक चीज देख रहे हैं, जो इंडिक रिलीजन्स भी हैं, जो धर्म भारत के अंदर जन्म लिए, हिंदुइज्म के विद्रोह में अलग अलग समय में, और जो धर्म बाहर से आए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दोनों में जातियां आ गईं। यानी हर धर्म यहां पे आने के बाद जातियों में बटा हुआ है, चाहे भारत की धरती से पैदा हुआ हो या बाहर से आया हो। यह एक टिपिकल इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका जो इलाज हो सकता है वो है या तो रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यूरोप के अंदर हुए हैं, क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन, बट वैसी परिस्थिति थी नहीं अपने यहां, तो जनता के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज थी कि उसके बजाय उन्होंने ग्रेजुअल परिवर्तन स्वीकार किया। इतनी भूमि थी, कल्टीवेबल लैंड था, उस तरह का शोषण नहीं था, इतनी आजादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी हमें मिली हुई कि उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई यहां की भारतीय जनता को। और स्लोली, ग्रेजुअली ही समरसता के साथ यहां पे कोशिश हुई सामाजिक परिवर्तन की। बहुजन समाज प्रोजेक्ट ने डेलिबरेटली एक चीज तो पॉजिटिव भूमिका निभाई कि दलित के अलावा जो ओबीसी जातियों के मुद्दे थे उनको भी हाईलाइट किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ओबीसी जातियां हैं, यानी मंडल जातियां हैं, जिनमें रफली 29% रिजर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, इनके पास अपनी जमीन होती है। और एक चीज यहां पे कहना एप्ट होगा, सही रहेगा, कि भारत के अंदर जो जातियां हैं ये प्रोफेशनल ग्रुप्स थे। प्रॉब्लम एक ही चीज आ गया कि ये प्रोफेशनल ग्रुप्स हेरिडिटरी हो गए। इतने प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, गांव की जिंदगी है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब तो बहुत परिवर्तन आए हैं पिछले 30, 40, 50, 70 सालों में, और खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद से विकास की गति काफी तेज हुई है सामाजिक परिवर्तन में। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भी जो प्रगति थी, जो गति थी परिवर्तन की, वो बहुत तेज नहीं थी, धीमी थी। और अब ब्रिटिश के पहले तो धीमी थी ही, जिसे मजाक के तौर पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो जिसे हम मंडल जातियां कह रहे हैं या दूसरी जातियां भी जिसे कह रहे हैं, ये प्रोफेशनल ग्रुप्स थे। इनके अलग अलग काम होते थे। सर्विसेज कास्ट, जिसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी समाज के अलग अलग सेक्शन के लिए, जिसे हम जातियां कहते हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करना। कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई बढ़ई है, कोई तेली है, उसके अलग अलग काम है, अलग अलग प्रोफेशन है। इन जातियों के पास कोई उस तरह का अनटचेबिलिटी नहीं था, इनके साथ कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी, जो खासकर हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, और ये मुस्लिम्स में भी है। इनकी अपनी जमीनें थीं, इनके अपने परिवार थे, इनके अपने घर थे, इनकी अपनी खेती थी, और जैसे बाकी टैक्स देते थे या लगान देते थे, ये भी लगान देते थे। लेकिन जाति के आधार पे एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन करना, यह कोई गलत चीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलें चुनाव लड़ती हैं, लेकिन मुद्दा जब जाति का बन रहा है, समाज सुधार का नहीं,
तो उस केस में एक आधुनिक राष्ट्र के लिए, और फिर जब देखा देखी दूसरी जातियां कंपीट करती हैं जातियों का इस्तेमाल करने के लिए, और फिर यह बढ़कर धर्म पे आता है, क्योंकि बहुजन समाज में माइनॉरिटी रिलीजन्स भी जुड़े हुए हैं। जो उनका प्रोजेक्ट है, इलेक्टोरल एजेंडा था, उसमें माइनॉरिटी रिलीजन्स भी हैं। तो पिछले 70 के बाद से, यानी कि पिछले करीब 45 सालों में जिस तरीके से जातियों और धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, उसके अंदर विकास के बजाय एक कॉम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स, यानी राजनीतिज्ञों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया है, न कि इन जातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। तो बहुजन समाज का जो मुख्य एजेंडा था, उसमें यानी सत्ता पे काबिज होना, वो तो नहीं हुआ। एक दो स्टेट्स में छोड़ के डेफिनेटली, यानी जिसे हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, यूपी के अंदर सत्ता में आए, राज सत्ता में, लेकिन केंद्र की सत्ता में ऐसा नहीं हो पाया। हां, यह जरूर हुआ कि पार्टीज के अंदर में अपर कास्ट का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि संख्या इनकी है, अलग अलग जातियां हैं, उनकी संख्या है। ओबीसी अगर हमें मंडल जातियां हैं, दलित जातियां हैं 15% है, 7-7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और माइनॉरिटी रिलीजन्स के अंदर में जो इंडियन कन्वर्ट्स हैं, उसके अंदर मुस्लिम कोई एक ब्लॉक नहीं है। यहां पे कहना उचित होगा कि मुस्लिम कोई एक ब्लॉक नहीं है, धार्मिक ब्लॉक नहीं है, उसमें अलग अलग जातियां हैं। जैसे हिंदुइज्म के अंदर में जातियां हैं, बुद्धिज्म के अंदर में जातियां हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर में जातियां हैं, और यह बात मैंने पहले भी कहा था। उसी तरीके से मुस्लिम्स के अंदर भी जातियां हैं, 3 ब्रॉड सेक्शंस हैं, वहां भी अशरफ हैं, सैयद हैं, अपर कास्ट, 5% जो बाहर से आए थे ज्यादातर, और कुछ यहां जो कन्वर्ट हुए थे, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट पॉपुलेशन था। ज्यादातर जो कन्वर्ट हुए थे सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस्लाम के अंदर में, वो गरीब जातियां थी, यानी दलित जातियां ज्यादा थी, जो उन्होंने शोषण से बचने के लिए यह सोच के इस्लाम कबूल किया था या क्रिश्चियनिटी कबूल की थी कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में इजाफा होगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी वो गरीबी थी, और वो वहीं बरकरार रही। मैं स्ट्रक्चरल सेंस में ये बात कर रहा हूं। उस पूरे सेक्शन स्ट्रक्चर में से 1-2 व्यक्ति या 1-2 परिवार या 1-8% परिवार को फायदा हो सकता है, और हुआ भी है। वो हर समाज में होता है जब वर्टिकल मोबिलिटी होती है या ग्रुप मोबिलिटी होती है। दलित के अंदर भी वर्टिकल मोबिलिटी है, इंडिविजुअल मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, व्यक्तिगत आगे बढ़ने की, और ग्रुप मोबिलिटी भी जिसे हम कहते हैं कि इतिहास में एक पर्टिकुलर जाति नीचे से ऊपर उठ गई या ऊपर से नीचे चली गई। ये ओबीसी के अंदर भी और मुस्लिम जातियों में भी हुआ है। तो तीसरी जो जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की हैं और ओबीसी की भी जातियां हैं। तो यानी कि समाज 70 साल में उसका एकीकरण होने के बजाय, उसमें समरसता होने के बजाय, उसमें विकेंद्रीकरण या विखंडन ज्यादा हो गया, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और किसी भी समाज का इस तरीके से विकास के लिए फ्रेगमेंटेशन होना, हां, अगर गरीबी अमीरी की लड़ाई हो तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां पे गरीबी और अमीरी की लड़ाई नहीं है। यहां पे लड़ाई जातियों के वर्चस्व की हो रही है, और उसमें प्राइमरली इकोनॉमिक यानी अर्थ नहीं है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि हर जातियों में, ब्राह्मण के अंदर भी गरीबों की संख्या ज्यादा है, और दलितों के अंदर भी गरीबों की संख्या ज्यादा है। यानी कि हर जातियों में गरीबों की संख्या ज्यादा है।
और कुछ लोग धनी हैं हर जातियों में। तो अगर हम बहुजन समाज का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जाति के आधार पर लेके चलें तो इससे समाज परिवर्तन का जो एक फसाड है, यानी कि एक जो आवरण पहना गया है राजनीतिक सत्ता व्यक्तिगत कारणों से लेने का, प्राप्त करने का, उसमें सफलता आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि समय के साथ आम जनता उस चीज को समझ लेती है कि इसमें व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव्स या उनकी आकांक्षाएं ज्यादा सम्मिलित हैं रादर देन कि समाज परिवर्तन की। तो बहुजन समाज का इसीलिए जो खासकर राजनीतिक दल हैं या जो प्रोजेक्ट है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, उसका हमने देखा कि शुरुआती वर्षों में तो ये काफी एकेडमिक डिस्कोर्स में छाया रहा और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कोशिश की इन्हीं के तरह नकल करके कंपीट करने की, बट फेलियर जब इन्हें मिलना शुरू हुआ और आज नकल वो होना था, तो आशा है कि आने वाले समय में राजनीतिक दल इस धर्म और जाति के मुद्दे से ऊपर उठ के जो राष्ट्र के विकास का मुद्दा है, समाज के विकास का मुद्दा है या गरीबी के विकास का मुद्दा है, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर रॉय का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, में आगे दीजिए। धन्यवाद।